चौधरी शौकत अली चेची उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज में रहे हैं और हाल ही में इनका मोह भंग हुआ है भारतीय किसान यूनियन बलराज से। हाल ही में इन्होंने किसान एकता संघ में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन्होंने क्यों भारतीय किसान यूनियन बलराज छोड़ी, क्या वजह रही और इसके साथ ही यहाँ पर किसानों के क्या खास मुद्दे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम चौधरी शौकत अली चेची से बातचीत करते हैं और आइए आपको रूबरू कराते हैं। शौकत भाई, विजन लाइव न्यूज़ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, और धन्यवाद इस बात का कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आई। अच्छा, ये बताइए, आपने किसान एकता संघ में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और अचानक भारतीय किसान यूनियन बलराज से आपने जो एक अलविदा कहा है, एक छोड़ा है, कैसे आपका मुंह भंग हुआ, क्या वजह रही? देखिए, वजह तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि किसी की सच्चाई को उजागर कर दूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ सम्मान को अगर ठेस पहुँचती है और उस गतिविधि में कहीं ना कहीं उसे अड़चन दिखाई देती हैं जो सही गाइडलाइन होती हैं, तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जिस रास्ते में कांटे हों उससे बचकर निकल जाना चाहिए। रहा सवाल किसान एकता संघ का, तो किसान एकता संघ भी एक संगठन है और देश में लगभग, अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो 550 प्लस संगठन हैं और गौतम बुद्ध नगर के अंदर लगभग 9 के करीब संगठन सक्रिय हैं, जिनमें कई नामों से आप उनको भली भांति जानते हैं। मैंने सब चीज़ को देख करके मैंने ये देखा कि किसान एकता संघ जो संगठन है उसके अंदर ईमानदारी है और उसके अंदर एक सम्मान है। जो किसान, गरीब, मजदूर, असहाय लोगों की आवाज़ वो ईमानदारी से उठाते हैं। इस वजह से मैंने एकता संघ को चुना और जो सम्मान मुझे बलराज संगठन में मिल रहा था वही सम्मान वहाँ एकता संघ के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान जी हैं, अपनी टीम के साथ उन्होंने जो है चर्चा करके, वार्ता करके वही जिम्मेदारी मुझे सौंपी। शायद उन्होंने समझा कि भाई इनकी जो गतिविधियां हैं या शौकत चेची की जो एक जागरूकता है वो इस पद लायक हैं, इस वजह से वही जिम्मेदारी मुझे दी गई जो बलराज संगठन में थी। जैसे कि आपने कहा है कि किसान एकता संघ एक ईमानदार संगठन है और ख़ासकर आपका जो सफ़र है वो गरीब राज पार्टी से शुरू हुआ, उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी जैसे जो राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में भी आपने एक जिम्मेवारी निभाई। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत राजनीतिक है, भारतीय किसान यूनियन बलराज, अम्बावता, अखंड और भी कई संगठन किसानों से संबंधित हैं जो कि किसानों की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं, किसानों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर किसान एकता संघ ही क्यों? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और मैं आपके बुद्धिजीविता की एक दाद देता हूं। देखिए, आपने जिक्र किया लोकदल का, गरीब राज पार्टी का, समाजवादी का, मैं एनसीपी में भी रहा, एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी मैं उसमें भी रहा। लेकिन जब तक ये है कि उस टाइम पे मेरी सूझबूझ शायद कमज़ोर थी और मैं उस हिसाब से आया कि आदमी की एक अपनी विचारधारा होती है। और आपने अभी टिकैत का संगठन का जो जिक्र किया, अम्बावता का और कई सारों का, क्योंकि आदमी की एक ये चीज़ होती है कि भी हमारे लिए उचित कहाँ है। लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं, वो भटकते डोलते हैं, लेकिन आखिर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें संतुष्ट होती है, क्योंकि सभी समाज के लोग जो है एक जैसे होते हैं, फ़र्क इतना होता है कोई गरीब है कोई अमीर है। तो ये एक अपनी अपनी विचारधारा है। मुझे एकता संघ, किसान एकता संघ जो संगठन है वो अच्छा लगा, उसमें मुझे खूबियाँ दिखाई दी, इस वजह से मैं उसमें गया। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि गौतम बुद्ध नगर में खासकर जो किसान हैं, किसान हितों को लेकर अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, तो इसमें किसानों के क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो आप मानते हैं जिनमें संघर्ष किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, आपने अभी जिक्र किया था कि मैं बहुत सारी पार्टियों में रहा
और भानु से मैंने स्टार्ट करी थी, फिर बलराज में आया, अब किसान एकता संघ में आया। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश की तो खैर सिस्टम ही कोई दूसरे तरीका का, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के अंदर सबसे मेन मुद्दा है कि 64% का किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। 2013 की अगर हम बात करें तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक कानून पास किया था जब भट्टा पारसोल कांड हुआ था। उसमें जो है 70% किसानों की सहमति से ज़मीन एक्वायर की जावे, लेकिन फिर सरकार चेंज हो गई तो इन्होंने उस कानून को ही पलट दिया। अब तो ये कहें कि एक अंधेरगर्दी चौपट राजा वाली बात चल रही है, किसी से कोई सहमति नहीं है। अब अगर मुद्दे की बात आए तो 64% का मैंने जिक्र किया है, कुछ किसानों को मिल गया, कुछों को नहीं मिला है, जबकि एक ही ज़िला है और कहीं मुआवजे में डिफरेंस है, कहीं 40,000 रुपये 40 लाख रुपए बीघा है तो कहीं 25 लाख रुपए बीघे के हिसाब से मुआवजा है। उसमें भी अलग अलग सुविधाएं हैं कि भी किसी को 6% मिलेगा जो आबादी के लिए, और किसी को 10% का मिलेगा, और जो बड़े बड़े भूमाफिया जिनके बड़े बड़े पेट हो रहे हैं वो तो बिजली लग जा तो 50% की अपनी आबादी घेर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी, चाहे बिजली की समस्या हो, क्योंकि 2013 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 425 रुपये के करीब का रेंट था जो 12 का मंथली रेंट था। अब 1900 से 2200 रुपये तक का रेंट है। तो ये किसानों के साथ में तो दुर्व्यवहार हो ही रहा है। और बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं हैं कि जैसे कि नहर का फ्री पानी मिले किराया, और एक जो है जब सरकारी कांटे पे किसान के माल को ख़रीदा जा रहा था उसमें कोई शर्तें नहीं थी, लेकिन जो अब सत्ता में सरकार बैठी है उसने 9 शर्तें लागू कर दी। तो कहीं ना कहीं जो है किसानों को कई परिस्थितियों में जान मान करके सत्ता में बैठे लोग परेशान कर रहे हैं। आवारा पशुओं से किसान बहुत ज़्यादा दुखी है, लाभ किसान को कुछ मिल नहीं रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन बलराज में भी आप उत्तर प्रदेश अध्यक्ष थे और किसान एकता संघ में भी आपको उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। तो जैसा कि आपने किसानों की समस्या काफ़ी यहाँ गिनाई, लेकिन एक समस्या जो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में है, खासकर यहाँ पर 3 प्राधिकरण हैं, नोएडा प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो यहाँ जो एक बड़ी जो समस्या आती है वो किसान आबादी की समस्या आती है। खासकर जब भूमि अधिग्रहित होती है तो किसान को उसका 10% या 6% के हिसाब से उसको भूखंड दिया जाता है, लेकिन भूखंड की बैक लीज के नाम पर, भूखंड दिए जाने के नाम पर किस तरह अथॉरिटी में जो अधिकारी हैं वो किसानों को चक्कर कटवाते हैं। तो एक लंबा एक मुद्दा है या क्या इसको समस्या नहीं मानते? देखिए, ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। ये बहुत लंबी समस्या है। सवाल फिर वही आता है कि मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। कहीं ना कहीं जो है जो राजनीतिक संरक्षण इनको मिला हुआ है, जो मोटे मोटे पेट वाले हैं जो 24 घंटे एसीओ में रहते हैं उनका भला होता है, बाकी तो वोट देने के लिए जनता है। और किसान की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि किसानों को जान मान करके गुमराह किया जाता है। एक हर 6 महीने में प्राधिकरण, जो तीनों प्राधिकरण हैं, एक नया कानून अपनी तरफ से बना करके तैयार कर देते हैं। अब उस कानूनों को उलझा करके जब किसान अपनी जायज़ मांग को उठाता है, आपने देखा होगा चाहे किसान आंदोलन 13 महीने चला हो या किसानों की और बहुत सारी आपने देखी होंगी समस्याएं, तो वो आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी या उग्रवादी ने जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। जबकि वहाँ तक मेरा मानना है, मैं खुद किसान का बेटा हूं और खेती आज भी मैं अपने हाथों से करता हूं कि किसान 70% देश की आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधे पर संभाले हुए है। लगभग 60% के करीब किसानों के बेटे सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिससे हमारा देश सुरक्षित है। और सबसे ज़्यादा जो अपमानित हो रहा है, चाहे सरकारें हों या प्राधिकरण हो या शासन प्रशासन, सभी किसानों को जो है न जाने कितना बड़ा अपराधी मानकर चल रही है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। लेकिन चाहे मैं बलराज संगठन में रहा हूँ या मैं अब ये किसान एकता संघ में, जो किसानों की जायज़ मांग है उसको लेकर के हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। जो मेरी सूझबूझ, जो मेरी विचारधारा है, मैं हाईकमान तक उसे पहुंचाता रहूंगा और उसमें पूरा सहयोग करूंगा। आगे देखना बाकी होगा कि भाई हम उसमें कितने कामयाब होते हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि संघर्ष ही सफलता है, कठिन रास्ता कितना ही भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसान एकता संघ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपकी क्या प्राथमिकता है और क्या आपका अभियान होगा?
देखिए, अभियान ये है कि जितना भी हम मजबूत हो सके उस संगठन को मजबूत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जोड़ूंगा और जो मेरी विचारधारा है, जो मेरे विचार हैं, जो किसान, गरीब, मजदूर, असहाय लोगों की जो जायज़ मांगे हैं उसको हाईकमान तक पहुंचा करके अपनी एक मीटिंग के द्वारा चर्चा को कर करके जो भी जायज़तियाँ किसानों के, खासकर किसानों के साथ में ही ज़्यादा जायज़तियाँ हो रही हैं, उस चीज़ों में से उसमें छटनी कर करके, और चाहे वो प्राधिकरण हो या प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ हमारा शांति प्रिय जो आंदोलन हम करेंगे, जो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, और यह लड़ाई हमारी बराबर चलती रहेगी। हम अपने संगठन को आगे बढ़ाते रहेंगे और किसानों की, गरीब, मजदूर, असहाय लोगों की आवाज़ को मजबूती से और प्राथमिकता के तौर पर संघर्ष करते रहेंगे। आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों का हमें सहारा रहेगा, क्योंकि आप जैसे पत्रकार ही हमारी बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो या प्राधिकरण हो, इनकी आँखों को और कानों को खोलते रहते हैं। मैं आपका इस मामले में धन्यवाद करता हूं। अच्छा, डबल इंजन की सरकार में किसानों का भरपूर विकास हुआ है, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, तो क्या कहेंगे इसमें? मुझे तो लगता है कि शायद आप भी गोदी मीडिया जैसी बातें आप करने लगे। देखिए, अगर मैं 2013 की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं किसी की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा। किसानों को तो हर सरकारों ने लूटा है। वादे कुछ और होते हैं, यानी खाने के दांत और दिखाने के और। 2013 में मैंने अभी जिक्र किया था कि 2013 में लगभग 425 रुपये के करीब का रेंट था, जो 12 का रेंट था, और उस टाइम पे 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट बिजली थी। और चाहे 1000 यूनिट फूंक लो कोई भी परिवार, या 2000 यूनिट फूंक लो, उसमें कोई संशोधन नहीं था किसी भी तरीका का, वो रेंट उतना ही देना पड़ता। आज की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे जो है 2500 रुपये कनेक्शन लगाने के होते थे। आज की डेट में 7500 रुपये कनेक्शन लगाने के हैं, और 12 का रेंट जो है 1900 से लेकर के 2200 रुपये तक का हो गया है। और जो यूनिट है, यूनिट को 3 भागों में बांट दिया गया है, यानी जो लास्ट का जो यूनिट आता है, जिसमें 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है, उसका टोटल जो टैक्स वगैरह वो सब चार्ज जोड़ करके वो 9 रुपये कुछ पैसे के करीब पड़ रहा है। अभी बात करें कि कोयला वाला जो मैटर चल रहा है, वो कोयला का मामला नहीं है। जब कोरोना काल चला था तो उस समय पे जो मशीनें होती हैं जो बिजली पैदा करती हैं, जिसमें कोयला सेका जाता है, तो वो 1 महीने में ठंडे होते हैं जा कर के, और फिर जब उसको चालू करते हैं तो 1 से सवा महीने लगता है। उसकी शॉर्ट की वजह से ये हो रहा, बाकी हल्ला मचा रखा, कोयला ख़त्म होगा, ये होगा, वो होगा, क्योंकि यानी आपका कहना है कि बिजली महंगी हुई है? महंगी हुई है, अभी और महंगी करने वाले हैं। ये जो कोयले का ड्रामा करा जा रहा है, ये कम से कम अंदाज़ा मेरा ये है कि अब से 2-3 महीने पहले भी मैं अपना बयान दे चुका कि ये 1 से और लगभग यानी 2 से और 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये चार्ज शायद बढ़ाने वाले हैं। इस वजह से ये सब ड्रामा हो रहा है। बिजली तो महंगी हुई है और ये पहले भी होती रही है, लेकिन क्या किसानों को उनका जो फसल का मूल्य, उचित मूल्य, वो तो मिल ही रहा है? कहाँ उचित मूल्य मिल रहा है? अब अगर मैं बात करूं तो पिछले 7 सालों की मैं बात करता हूं। योगी सरकार को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि फिर मैं एक चीज़ और भी जोड़ देता हूं योगी सरकार की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 250 रुपये के करीब में बोनस मिलता था किसानों को पर कुंटल। उस बोनस को ख़त्म कर दिया। जो नहर से पानी की सुविधाएँ थी उसको ख़त्म कर दिया, और जो किसान सरकारी कांटे पर अपने माल को बेचेगा उस पर 9 शर्तें लागू कर दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। चाहे कि किसान के पास में 100 कुंटल अनाज है या किसान के पास में 10 कुंटल अनाज है, केवल ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाओ और कांटे पे अपने माल को तुलवा लो। लेकिन वहाँ 9 शर्तें लागू कर दी। 9 शर्तें बताऊँगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप भली भांति जानते हैं, सरकार भी जानती है, तो किसानों को सुविधाएं नहीं मिली। पिछले 7 सालों में अगर मैं बात करूं, केंद्र से लेकर के बात करूं, तो लगभग 45% का किसान पर भार पड़ा है, जो महंगाई का जो बोझ पड़ा है। अब अगर बात करें कि अभी गेहूं में जो ये रेट बढ़ाया गया है, आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि पूरे देश के अंदर जो मौसम में तब्दीली आई थी, गर्मी जल्दी आ गई, हवा चल गई, तो 2 से और 3 कुंटल बीघे का कम गेहूं निकला है। जब पैदावारी कम होगी तो जो सर्वे करने वाले होते हैं, जो सरकार की तरफ से वो टीम होती है, उसने पहले ही भांप लिया था कि आपके किसानों की फसल कम हुई है, इसलिए 100-200 रुपये बढ़ा दिए जाएँ। अब इन्होंने निर्यात पर रोक लगा दी। निर्यात पर रोक इसी वजह से लगाई गई है कि पैदावारी कम हुई है। अगर अब मैं यूपी सरकार की बात करूं
तो ये ढोल बजाते हैं। जब किसानों का आंदोलन चला था तो उससे पहले 7% के करीब जो है एमएसपी पे खरीदारी होती थी, जबकि 23 फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून है। तो किसानों की सभी फसलों पे क्यों नहीं एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए? सरकार पर बोझ नहीं है वो, लेकिन ये है कि जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए। क्या किसान एकता संघ मांग करेगा इसकी? किसान एकता संघ बिल्कुल मांग करेगा। अब पहले का मुझे मालूम नहीं है, पहले किया नहीं किया, लेकिन मैं इस बात को रखूँगा और इसकी मांग करेंगे बिल्कुल कि जो सभी फसलों पर गारंटी कानून बना दिया जाए। अगर मैं उस चीज़ को बात करूं तो जो एमएसपी पे गारंटी कानून जो किसान मांग कर रहे हैं वो 29 रुपये 60 पैसे के करीब पड़ता है। सरकार पर बोझ नहीं है, लेकिन अभी देश के अंदर कई राज्यों में, मैं आपको एक करेक्ट कर देता हूं कि 70 रुपये किलो तक आटा बिक रहा है और किसानों का माल कितना लिया? 21 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। तो आखिर इसको बीच में जो ये घपलेबाजी हो रही है कौन कर रहा है? 70 रुपये किलो का कौन सा लॉजिक हो रहा, कौन खा रहा है? तो ये सब सरकार की मिलीभगत है, चाहे वो प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा हो या नोएडा हो या यमुना प्राधिकरण हो, सब साठ गांठ का खेल है और इस साठ गांठ के गेट का हम पर्दाफाश करेंगे। किसान एकता संघ इसमें संघर्ष करेगा और इस आवाज़ को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, डबल इंजन की सरकार में किसान सम्मान निधि तो मिल रही है सभी किसानों को? देखिए, मैं एक चीज़ अब एक करेक्ट कर देता हूं कि मान लीजिए किसान सम्मान निधि की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने अभी महंगाई का जो जिक्र किया था, 45% के करीब पिछले 7 सालों में किसानों पर बोझ पड़ा है। अब दूसरी चीज़ पर मैं आ जाता हूं कि चावल का जो रेट है 90 रुपये किलो के आसपास है, लेकिन किसानों की जो धान मंडी के अंदर खरीदी गई है वो 25 से और 34 रुपये किलो तक खरीदी गई है। तो उस बीच के को कौन खा रहा है? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी आदमी के माल को जो है आप 15 रुपये का उसका रेट है और उसे 10 रुपये में ख़रीद लो और किसान खुश होगा, क्योंकि किसान बहुत भोला है। लेकिन किसान अब जाग भी रहा और 10 रुपये उस माल को ख़रीद करके उसे 2 रुपये दे दो, तो 3 रुपये का लाभ कौन कमा रहा? सरकार कमा रही है या व्यापारी कमा रहे हैं? तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये सब का सब ड्रामा है। अगर डीजल पेट्रोल की मैं बात करूं तो किसान सम्मान निधि मिल रही है? नहीं, मैं इसको मिलना नहीं कह, कोई एहसान नहीं है, लेकिन सवाल मेरा वही है फिर कि 15 रुपये के माल को 10 रुपये में ख़रीद करके और उसे 2 रुपये का लाभ दे दिया जाए, तो ये कहाँ का लॉजिक है? अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ। ये तो पहली सरकारों में भी होता रहा है। नहीं, पहली सरकार ने कहीं ढोल नहीं बजाया और ना ही पहली सरकारों में इतना किसान पर बोझ पड़ा था। आप डाटा उठा करके देख लीजिए। दूसरी चीज़ अगर मैं इस पे आता हूँ कि केंद्र सरकार ने लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का लाभ कमाया डीजल पेट्रोल से, और उसमें जो वो कहते हैं कि भाई किसान सम्मान निधि मिल रही है, फ्री वैक्सीन लगा रही है, फ्री राशन दिया जा रहा है, कहाँ है? कितना आ रहा है उसका टोटल? इस सब टोटल को मिला करके अगर सारा टोटल करा जाए तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का है। अब ये बाकी का पैसा कहाँ है? 16 लाख करोड़ रुपए कहाँ है? किसकी झोली में जा रहा है? ये सवाल ये है समझने का। भाई अगर मैं डाई की बात करूं, अगर 2013 की मैं अगर बात करूं तो 800 रुपये 750 रुपये के करीब, यानी 750 रुपये के गोदाम से मिलती थी, 50 रुपये महंगी दुकान से मिलती थी। आज कितना है? 1600 रुपये 1700 रुपये तक डाई खरीदी जा रही है, किसान जो खरीद रहा है। अच्छा, ये बताइए, इस सरकार में खाद, बीज और बिजली तो सिंचाई के लिए भरपूर मिल रही है? इस बात में इतना दम नहीं है, क्योंकि कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। बिजली की समस्या मैंने आपने बता दी। अब बीच में जो है ये कट चल रहा है और महंगी इतनी बिजली हो गई है। पहले जो है जो प्राइवेट कनेक्शन टेम्परेरी जो कनेक्शन किसान करवा कर रहा तो वो 5000 रुपये देख रहा है। फिर मैं 2013 में जाता हूँ और आज अब आपको जो है आश्चर्य होगा, अब 36,000 में टेम्परेरी कनेक्शन हो रहा है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? सवाल ये है। अगर अब मैं बीज की बात करूं तो पहले कितने थे? बहुत थोड़ी वैरायटी रहती थी। अब वैरायटी में वैरायटी उसमें ढोल बजा देता दुकानदार ने कि ये 15 मन बीघे का निकलेगा। किसान लालच में उसे महंगा बीज ले आता है और जब उस बीज को बो करके जब उसको देखते हैं कि भाई फसल पक के तैयार होगी तो वो 15 मन बीघे का जो बीज है वो 8-9 मन बीघे का ही रह जाता है।
लेकिन अब किसान कहाँ करे, किसान जाए कहाँ? किसान तो अपने बच्चों को पाले, अपनी बीमारी को ठीक करे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करे, क्या करे, बच्चों की शादी करे, मकान बनाए, क्या या केस करे उस पर। क्योंकि जो दुकानदार होता है वो तो बहुत पैसे वाला होता है, उसके पास में सारी तिकड़में होती हैं, लेकिन किसान बेचारा मुसीबत का मारा हाय करके चुप बैठ जाता है। लेकिन जो किसान संगठन देश के अंदर चल रहे हैं, बहुत सारे ईमानदार संगठन हैं, वो किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, कि सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आप जैसे ईमानदार पत्रकार, आप जैसे ईमानदार मीडिया उस बातों को वहाँ तक पहुँचा रही है। मैं ऐसे चैनलों को, आप जैसे चैनलों को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन किसानों का भला इस बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा, बर्बादी हो रही है, और पूरे तरीक़ा से बर्बादी हो रही है, जिसके बहुत सारे आंकड़े सामने हैं। और उन आंकड़ों को अगर पीछे छोड़ दिया जाए, क्योंकि टीवी पर बैठकर जो बहस कराते हैं उससे असली सच्चाई सामने नहीं आती। किसानों के दर्द को जानें, घर घर जा कर के पूछें कि किसानों की हालत क्या है, मज़दूरों की हालत क्या है। लेकिन फिर भी मज़दूर कहीं ना कहीं ठीक है। जब अगर मैं फिर 2013 में जाता हूँ, 2013 में 210 रुपये की मजदूरी देता था, जैसे हम मज़दूरों पर काम करवाते थे, अब 500 रुपये लेता है मज़दूर। तो किसान का नुकसान हो या मज़दूर का? तो मज़दूर तो कहीं ना कहीं फ़ायदे में, लेकिन लुट रहा किसान। और सबसे ज़्यादा जो समस्या है आवारा पशुओं की। आवारा पशुओं बाजी किसान की पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। वो 6 महीने लागत लगा दी उसने, सारा कुछ और हुआ कुछ नहीं। उसके बाद में किसानों के हाथ में डंडा दे दिया, लट लेकर के खड़ा रहा मेंढे पे, और अगर तैने पशु को डंडी मार दी तो तेरी सीधी जील हो जाएगी। तो किसान बेचारा दूर से शोर मचाता रहता है कि किसान ये ना सोचे कि भाई इसके डंडी मार दी, किसी ने देख लिया तो जेल हो जाएगी। ये चीज़ें हैं, किसान सबसे बड़ी यातनाएं झेल रहा है। बाकी सरकारें आंख मूंद कर बैठी हुई हैं, लेकिन किसान संगठन है और हमारा जो किसान एकता संगठन है इन चीज़ों को उजागर करता चला आ रहा है और करता रहेगा। अच्छा, सीएम योगी का बुलडोज़र लगातार माफियाओं के खिलाफ चल रहा है, तो क्या मानते हैं किसानों के लिए तो खतरा नहीं है सीएम योगी का बुलडोज़र? देखिए, ये किसानों की बात नहीं है, ये जो है 2024 का प्रोपगंडा रचाया जा रहा है कि ये बुलडोज़र वहाँ नहीं चल रहा जहाँ चलना चाहिए। सबसे बड़े भूमाफिया तो बीजेपी में बैठे हुए हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? बीजेपी में कौन भूमाफिया? लाखों हैं, करोड़ों हैं, किस किस का नाम मैं गिनाऊं? एक हो तो ठीक है, एक आध हो तो चलो बता दें, लाखों करोड़ों हैं। जो विपक्ष का आदमी होता है, जो बीजेपी की सच्चाई को उजागर करे, जो अपने जायज़ मांग के हक को उठाए, उस पर बुलडोज़र चलता है। अब ये छोटे मोटे चोरा मोरा हैं, इन पे कार्रवाई हो रही है, उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति सबसे बड़ी ये है कि जिस मकान पर बुलडोज़र चल रहा है, और अगर शौकत चेची अपराधी है तो शौकत चेची को फांसी पे लटकाओ, उस पर कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन शौकत चेची के परिवार का क्या लेना देना उसमें? वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और सवाल ये होता है कि हो सकता है कि शौकत चेची ने मकान नहीं बनाया हो, शौकत चेची के मम्मी पापा ने मकान बना करके दिया हुआ, तो उन पे क्या अपराध है? तो अवैध संपत्ति पे चला ना बुलडोज़र? नहीं, अवैध किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अवैध? पिछले 5 साल से योगी जी की सरकार थी, पिछले 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर दिल्ली की बात करें तो एमसीडी 15 साल से वहाँ है, तब कहाँ नहीं दिखाई दे रही थी? उन्होंने अवैध कौन बना रहा था? उन अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए कि जो अवैध कब्जा करा रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई, उनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, उनको जेल में डालो। जो अपराधी है केवल अपराधी को जेल में डालो। अगर किसी परिवार में 10 आदमी हैं, किसी परिवार में 5 आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आप मकान को तोड़ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा अपराध कर रही है ये सरकार। भाई दोषी को सजा दो, दोषी के परिवार का क्या लेना देना है? उनके मकान को उन्होंने बेघर क्यों कर रहे हैं? उन्हें जिसके नहीं होता घर परिवार, वो क्या जाने अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं, आत्महत्याएं, सच्चाई की तरफ जाते नहीं हैं। 2024 की तैयारी कर रहे हैं जीतने की, तो कब तक जीतेंगे? ये बहुत दिन हो गया। अब ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गोबर सब उनको लोगों को उलझा रहा, लेकिन जनता जाग रही है, इनके परखच्चे उड़ा देगी 2024 में, मेरा तो मानना ये है। अच्छा, किसान एकता संघ के तत्वाधान में अभी कल 17 मई को NPCL पर प्रदर्शन होने जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन है और कितने लोगों की इसमें भीड़ जुट रही है?
देखिए, मैंने कल ही ज्वाइनिंग करी है। मैं ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इतनी मेरी जानकारी है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान जुटेंगे। और जो मुख्य पॉइंट हैं, मोटे मोटे पॉइंट मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि किसी ने चोरी भी नहीं की, उस पे NPCL जो है मुकदमा दर्ज करा रही है। किसी ने 10 रुपये चुराए हैं तो उस पे 1 लाख रुपए का जुर्माना। अचानक में ही NPCL जाकर के किसी के घर में घुस जाती है। सबके परिवार हैं, क्या NPCL वालों के परिवार नहीं है? कोई महिला बेचारी कैसे नंगे सिर बैठी है, नहा रही है, खा रही है, क्या कर रही है, अचानक में चोरों की तरह घुस जाते हैं। सबसे बड़ी तानाशाही ये चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। अभी मैंने जिक्र किया था कि इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जबकि 2013 में 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट था और अब जो है ये 9 रुपये पर यूनिट तक चल रहा है। और जो कनेक्शन नया कराता है उसको ये गुमराह करते हैं, उस पर दुनिया भर का ये चार्ज ले रहे हैं, लोगों को वे उल्टे सीधे बिल भेज रहे हैं, इनके मीटर फास्ट हैं। तो कई अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमारा यहाँ कल तुगलपुर गांव बिजली घर का जो हेड ऑफिस है उस पर हमारा धरना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं। विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। और मैं आशा करता हूं आप किसान एकता संघ की आवाज़ को NPCL, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाएंगे ताकि सच्चाई को समझ सकें। और जो धरना है, इस धरने में जो हमारी मुख्य मांगें रहेंगी, जो जायज़ मांगें रहेंगी, उनका निस्तारण हो सके। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, जो कि हाल ही में भारतीय किसान यूनियन बलराज से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़कर किसान एकता संघ में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ये आसीन हुए हैं। और इनका साफ ये कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में किसानों की एक नहीं अनेक अनगिनत ज्वलन समस्याएं, इन सभी ज्वलन समस्याओं पर आवाज़ बुलंद की जाएगी, किसानों को न्याय दिलाया जाएगा, चाहे वो NPCL का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का मुद्दा हो, चाहे वो प्राधिकरण का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए विजन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।